आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। यही समय है अपनी दास्तान लिखने का। सो डोंट गिव अप, बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मैं सुकृत कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5। किसका? द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जी मेंस लेवल और एडवांस लेवल, चारों लेवल्स एक ही वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। फोड़ेंगे आज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तारे बोर्ड पर देखिए। अब इस स्टार में आराम से एक एक चीज को ध्यान से समझना है। इस स्टार में चेक कीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक, ये अपने पास क्या दिए हुए हैं? अल्फाबेट्स। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो, देयर आर 9 एलिमेंट्स। ये अल्फाबेट्स एलिमेंट्स के रूप में है। दे बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। इसको अंडरलाइन कीजिए या सर्कल में रखें। अदर देन हेलोजन्स, इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जो 9 एलिमेंट्स हैं इनमें से एक भी हेलोजन नहीं है। आगे, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज एवरेज एटॉमिक नंबर ऑफ ए एंड सी, जो बी है वो एवरेज है किसका बेटा? ए और सी का। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ ई इज एवरेज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ डी एंड एफ। इसी तरह बच्चों ई एवरेज है डी और एफ का। एटॉमिक नंबर ऑफ एच अगेन एवरेज ऑफ जी एंड आई। तो देखो, जो बी है वो एवरेज है किसका? ए और सी का बच्चों। जो ई एवरेज है वो बच्चों किसका? डी और एफ का। इसी तरह अपने पास लास्ट लाइन में इन्होंने दिया हुआ है जो एच है दैट इज द एवरेज ऑफ जी एंड आई। आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 7, एटॉमिक नंबर ऑफ ई इज 15, एटॉमिक नंबर ऑफ एच दैट वन इज 83। ठीक, अब सोचो, जिसके एटॉमिक नंबर 7 होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों? नाइट्रोजन। ठीक है, लास्ट लाइन भी देखो ध्यान से। एटॉमिक नंबर ऑफ सी, आई एंड एफ ग्रेटर देन ए, जी एंड डी, विच मींस सी, आई और एफ का एटॉमिक नंबर ए, जी और डी से क्या है? ज्यादा। तो बीच में अपने पास क्या आ गए? बी, एच और ई, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक नंबर्स है। तो सोचो, अगर बी का एटॉमिक नंबर 7 है तो फिर ए का एटॉमिक नंबर सी से कम है, तो फिर वो ऑब्वियसली नाइट्रोजन से कम होगा। तो इसका मीनिंग ए अपने पास क्या होगा बच्चों? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। सी जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो जो जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों? दैट वन इज कार्बन। सो ए इज कार्बन एंड सी इज ऑक्सीजन। तो ऐसे हर एक चीज को आपने पहले ध्यान से नोटिस करना, फिर बिल्कुल भी पैसेज के अंदर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अब आपके पास ई क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर 15। अब 15 किसका होता है बच्चों? फास्फोरस का। तो ये अगर फास्फोरस है तो ये उससे पहले वाला एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 14, दैट वन इज सिलिकॉन। और ये इसका एटॉमिक नंबर इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, दैट वन इज 16। तो 16 किसका होता है बच्चों? सल्फर का। अब बचे बीच में 3 एलिमेंट्स, एच। तो एच से पहले वाला जी, तो जी का मीनिंग यहां पे क्या आएगा? 82। आई का मीनिंग 84। अब सोचो, जी अपने पास क्या है? 82। अब 82 कौन सा होता है एलिमेंट? देखो, ये अपने पास जाता है 14th ग्रुप एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो बच्चों लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 84।
तो G का मीनिंग यहां पे बच्चों क्या हुआ? लेड। H का मीन्स बिस्मथ, तो फिर I का यहां पे मीनिंग क्या है? पोलोनियम। ठीक है बच्चों, तो अब हमने 9 एलिमेंट्स को ढूंढकर स्टार की पोजीशंस में हमने असाइन कर दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? इन्होंने कहा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर इसमें कौन सा है। अब बात ये एलिमेंट्स के नेम्स की फॉर्म में नहीं कर रहा है, जो ये एलिमेंट्स 9 अल्फाबेट्स की फॉर्म में है उसकी फॉर्म में ये बात कर रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि F ग्रेटर देन E, जब वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे F क्या है? सल्फर, और E क्या है अपने पास? फास्फोरस। तो क्या सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से ज्यादा होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर सल्फर में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके बाद उसका जो पी सबशेल होगा वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हमने बेसिक इंफॉर्मेशन में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में ये स्टडी किया है कि जो दो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं उसमें चाहे अपने पास किसी एक एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज कम हो बाय 1 यूनिट, लेकिन अगर उसका बाहर का सबशेल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है तो बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर मैं सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं बच्चों तो क्या बनेगा? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 मींस जो सल्फर होगा वो 15th ग्रुप की तरह काम करेगा। और जैसे फास्फोरस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर हम, तो वो क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो बताइए अब सल्फर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से ज्यादा स्टेबल है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी F की E से क्या होगी? ज्यादा। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करनी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, C ग्रेटर देन B। अब यहां पे C ग्रेटर देन B मींस ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, किसके विद रिस्पेक्ट टू? Z इफेक्टिव ऑफ वैलेंस शेल। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि C का एटॉमिक नंबर यहां पे क्या है? 8, B का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर बात करें तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमने इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। सी ऑप्शन में क्या है? I ग्रेटर देन H। अब बच्चों यहां पे I ग्रेटर देन H किसमें? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताइए क्या I की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी H से ज्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि जो H है वो एक तरह का 15th ग्रुप एलिमेंट तो है, और 15th ग्रुप एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 16th ग्रुप एलिमेंट से बच्चों क्या होती है? ज्यादा। मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके ज्यादा होगी? किसके कंपैरेटिवली? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन्होंने बोला कि I की S से क्या होगी? ज्यादा। नो, चाहे I के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 यूनिट S से ज्यादा है, लेकिन उसकी आउटर मोस्ट सबशेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मींस 16th ग्रुप एलिमेंट से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल। सो दैट्स व्हाई पॉइंट टू बी नोटेड, 15th ग्रुप एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 14th ग्रुप एलिमेंट से भी ज्यादा होती है, एज वेल एज 16th ग्रुप एलिमेंट से भी। अब लास्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वैसे तो आंसर अपने पास C आ रहा है, फिर भी हम एक बार लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। C ग्रेटर देन F, C ग्रेटर देन F, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर, सल्फर ग्रेटर देन E, दैट इज फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जैसे जैसे साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो बच्चों A ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन तो अपने आप में क्या है? करेक्ट, लेकिन C इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पे C क्या है? इनकरेक्ट ऑर्डर। क्लियर? तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि अपने पास ये क्या हो गया? कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्योंकि नेक्स्ट अपने पास 3 पार्ट्स हैं। मैं यहां पे फिर दोबारा से लिख रहा हूं, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम।
लेड, बिस्मथ, पोलोनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल गलत। क्यों? डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इंक्रीज। बट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज। और इसका रीजन बच्चों क्या है? दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स क्या होगी उनके साथ? बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज। तो जब रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों, क्योंकि s की पेनिट्रेशन पावर p से ज्यादा होती है। जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी लूज होने की कम होती है, बिकॉज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। सो पॉइंट टू बी नोटेड, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर चाहे अपने पास सभी एलिमेंट्स में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बच्चों, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की लूज होने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसलिए वहां पे सिर्फ p के ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई ए अपने पास क्या होगा? रॉन्ग। फिर उसके बाद G2+ इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन G4+। मींस यहां पे इसने लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले ली, लेड 2+ एंड लेड 4+। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। मींस सामने वाले को क्या कहे कि भाई तू इलेक्ट्रॉन्स दे और मैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता हूं। तो आप बताइए कि यहां पे लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? अभी हमने डिस्कस किया है कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो Pb2+ क्या होगा? मोर स्टेबल। लेकिन बच्चों Pb4+ क्या होगा? लेस स्टेबल। तो बताइए कौन पहले इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा? Pb4+। तो इसका मीनिंग Pb4+ की ऑक्सीडाइजिंग पावर Pb2+ से क्या होगी? ज्यादा। मींस ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे Pb2+ को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है। आगे चलते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E। अब E पे आइए। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E इज मोर स्टेबल देन इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फॉस्फोरस है 3rd पीरियड एलिमेंट, 15th ग्रुप का 2nd एलिमेंट, तो ये तो बिल्कुल ऊपर है। तो अगर ये ऊपर है तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की विद रिस्पेक्ट टू, वो बच्चों +3 कहां होगी? वो तो फिर बेटा +5 होगी। विच मीन्स यहां पे इन्होंने बोला है कि फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये भी गलत हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ G इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन। अब टिन मीन्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो लेड होगा उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, वो टिन से ज्यादा होगी। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों डाउन द ग्रुप हमने जनरली ये स्टडी की है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन जैसे हम टिन से लेड पे पहुंचते हैं, सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो चुका है, इनर्ट पेयर इफेक्ट विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो ये देखा गया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों लेड की टिन से ज्यादा होती है। यही कंसेप्ट अपने पास नाइट्रोजन फैमिली में आएगा।
नाइट्रोजन फैमिली में भी यही कंसेप्ट है, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो बिस्मथ की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो एंटीमनी से ज्यादा होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट की फोर्थ से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक के केस में हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा। अगर हम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, पर्टिकुलरली 15th ग्रुप एलिमेंट्स, 14th ग्रुप एलिमेंट्स या फिर 16th ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एक और हम एलिमेंट्स के नेम स्पेसिफाई कर लेते हैं। फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। B2C5 इज एसिडिक नेचर, B2C5 मींस N2O5 एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही, क्योंकि चेक करो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2x + 5 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0, सो x कम्स आउट टू बी +5। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, सो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और हमें मालूम है बच्चों कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। AC2 इज एसिडिक इन नेचर, AC2 मींस CO2, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और CO2 इज एसिडिक इन नेचर। FC3 is basic in nature, FC3 means SO3 is basic in nature। ये भी गलत है बेटा। अब SO3 बेसिक इन नेचर कैसे हुआ, जबकि सल्फर अपने पास 16th ग्रुप का एलिमेंट है। 16th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चेक करो यहां पे इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही तो आ रही है। तो अगर CO2 एसिडिक, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एसिडिक, तो SO3 भी तो एसिडिक होगा। लेकिन बच्चों यहां पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक। तो इसलिए C इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अपने पास क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। GC2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, GC2 बिल्कुल। PbO2 बच्चों क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक। Always remember beryllium oxide, zinc oxide, gallium trioxide, Al2O3, aluminium trioxide, PbO, SnO2, SnO, PbO2. All these oxides are amphoteric in nature. Point to be noted. तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों अपने आप में क्या है, सही। So here C is the right answer. क्लियर है बच्चों? ठीक, तो अपने पास ये 3 क्वेश्चंस थे। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करने जा रहा हूं कि इसको कैसे करना था। देखो इसमें डिटेल डिस्कशन अगर हम ना करें तो डायरेक्टली आपने सबसे पहले तो एलिमेंट्स में ये चेक करना था कि जो अल्फाबेट्स हैं उनका कौन से एलिमेंट के साथ कोरिलेशन है। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको उनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। तभी बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल तक टच करते हैं वो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। देखो तो 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, Y, X, W, Z, arranged according to long form of periodic table. Here W, Y, Z are left, up, right elements with respect to element X। जैसे इन्होंने बोला है वैसे इन्होंने वहां पे दिखाया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, X belongs to 16th group and 3rd period। बस यहीं पे इस क्वेश्चन के ताले की चाबी है अगर इसका आंसर ढूंढना है। इन्होंने बोला है 16th ग्रुप, तो 16th ग्रुप में 3rd पीरियड,
तो सोचो बच्चों, अगर अपने पास X थर्ड पीरियड में है 16 ग्रुप के अंदर, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? सल्फर। तो फिर Y क्या होगा? ऑक्सीजन। W क्या होगा? इससे पहले वाला एलिमेंट बच्चों, दैट इज फॉस्फोरस। Z क्या होगा? इससे आगे वाला एलिमेंट कौन सा बच्चों? क्लोरीन। तो अपने पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? हमने ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? Y की। तो बताइए इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ऑक्सीजन, तीसरे पे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इन 4 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? Y की। लेकिन हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी? X की। बिल्कुल सही। इन 4 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी बच्चों होती है सल्फर की। तभी बच्चों सल्फर के एक यूनिट में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 8। ठीक, क्राउन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा किसकी होगी? ऑब्वियसली हैलोजेंस की, क्योंकि हैलोजेंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर उन्होंने स्टेबल होना है, अगर उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना है, और इसमें 4 एलिमेंट्स में से कौन सा हैलोजन है? दैट वन इज Z। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड लास्ट ऑप्शन, Y एग्जिबिट वेरिएबल कोवेलेंसी। Y मींस ऑक्सीजन। नो, ऑक्सीजन कभी भी वेरिएबल कोवेलेंसी शो नहीं करता है बच्चों। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोवेलेंसी क्या रहती है? फिक्स, क्योंकि उनके अंदर d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, पॉइंट टू बी नोटेड। सो दैट्स व्हाई अपने पास D इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट A, 3 नहीं 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज गिवन है। पहली वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी 18.8, तीसरी 30.2, और बच्चों चौथी में जंप नजर आ रहा है। और मैंने बोला था बच्चों हमेशा कि जब भी आपको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जंप नजर आए तो वहां पे एक बॉर्डर लाइन होती है। उस बॉर्डर लाइन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेनल्टीमेट शेल के होंगे, क्योंकि उस वक्त वो एटम आयनिक फॉर्म में स्टेबल हो चुका होगा। तो अब देखिए, अब इस हिसाब के A के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर A में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आफ्टर लूजिंग A पे कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। चारों ऑप्शंस में वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा? इन्होंने पूछा फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट A, सो दैट वन इज A2O3, सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिमेंट Z विद एटॉमिक नंबर 21। ठीक, Z अपने पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। आगे अपने पास क्या आएगा? नोबल गैस, दैट वन इज आर्गन। सो दिस वन इज द एलिमेंट Z। अब हर स्टेटमेंट को हमने ध्यान से देखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग बिलो Z, उसका एटॉमिक नंबर होगा 39। तो ये बिल्कुल सही है। स्कैंडियम से नीचे एलिमेंट होता है वाइटर्बियम, Y के नीचे एलिमेंट होता है लैंथिनम, लैंथिनम से नीचे एलिमेंट होता है एक्टिनम। तो अगर स्कैंडियम इज Z जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो आपने सिंपली इसमें जस्ट 18 ऐड करने, तो कितना एटॉमिक नंबर होगा वाइटर्बियम का? 39। तो ये तो स्टेटमेंट होगी बिल्कुल सही। हमने करेक्ट ऑप्शंस को ही ढूंढना है। बी में क्या है? सडन जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ Z is between IE2 and IE3। मीन्स अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3d1 4s1,
अब इसमें से अगर फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे दैट विल बी IE2, दैट इज 3D1, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे दैट वन इज IE3। तो आप सोचिए कि आपको लगता है कि अपने पास इसमें सडन जंप नजर आएगा। सडन जंप तब नजर आएगा जब दो इलेक्ट्रॉन 4s के निकल जाएं और एक इलेक्ट्रॉन 3d का निकल जाए। जब बच्चों तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसके बाद ये आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा। तो इसका मतलब थर्ड के बाद मींस थर्ड के और फोर्थ के बीच में आपको ज्यादा जंप नजर आएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या होगी? रॉन्ग। Z इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि Z के अंदर 3D1 वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्कैंडियम क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रीसीडिंग एलिमेंट ऑफ Z इज अल्केलाइन अर्थ मेटल। प्रीसीडिंग का मतलब उससे पीछे वाला एलिमेंट। तो जो अपने पास डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो थर्ड ग्रुप से होती है। और सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और स्कैंडियम से पहले कौन सा अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है बेटा? दैट वन इज कैल्शियम। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। सो A, C एंड D, तो ये अपने पास तीनों ऑप्शन सही आ रही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट किस ऑप्शन में नजर आ रही हैं? बी में। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ में क्या है बेटा? राइट द नंबर ऑफ पेयर्स इन विच साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और आयन हायर एज कंपेयर टू सेकेंड। हमारे पास इन्होंने कई पेयर्स दिए हुए हैं और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे वो कौन से पेयर्स हैं जिसमें अपने पास पहले एलिमेंट का जो साइज है वो सेकेंड एलिमेंट से क्या है ज्यादा। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। तो क्या ऑक्सीजन का साइज सल्फर से ज्यादा होता है? नो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो ये तो गलत हो गया। अगेन हीलियम एंड नियोन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैस फैमिली, 0 ग्रुप एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अगेन हीलियम का साइज नियोन से छोटा होगा। आगे क्रिप्टॉन और नियोन, बिल्कुल सही। हीलियम के बाद आता है नियोन, नियोन के बाद आता है आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का साइज नियोन से क्या होगा बेटा? ज्यादा। सोडियम का साइज सोडियम 1+ से ज्यादा होगा, बिल्कुल। हमने पहले वाली लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जो पेरेंट एटम होता है उसका कैटायन से साइज क्या होता है? बड़ा, लेकिन एनायन से साइज क्या होता है? छोटा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे साइज डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएं तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर हम वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो एनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा, लेकिन कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा। तो यहां पे अपने पास सोडियम के साथ क्या गिवन है? कैटायन। तो ये बिल्कुल सही, साइज ऑफ सोडियम ग्रेटर देन द साइज ऑफ सोडियम 1+। आगे चलते हैं, क्लोरीन और Cl180। अब देखो यहां पे एनायन आ चुका है, तो एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। तो यहां पे तो फर्स्ट एलिमेंट का साइज छोटा हो गया। हमने क्या ढूंढना है कि फर्स्ट एलिमेंट का साइज सेकंड एलिमेंट से क्या हो? ज्यादा। अब इसमें चेक करो, दोनों एनायंस हैं और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है। सो I1- का साइज ग्रेटर देन Cl1-। तीसरा पेयर बिल्कुल सही यहां पे। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्होंने स्पेसिफाई किया है दोनों के टाइम्स के पैर में क्या है? एक्वस। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम के टाइम का साइज स्टार्टिंग में स्मॉलर ले, स्मॉलर साइज ऑफ केटाइन, स्मॉलर साइज ऑफ केटाइन, देन पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी हाइड्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन। तो लिथियम 1+ का जो कैटायनिक साइज होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण उसके अराउंड काफी ज्यादा मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक्कोमोडेट, काफी ज्यादा मात्रा में, बीच में लिथियम 1+। तो ओवरऑल
रिजल्टिंग साइज क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज। बस आप ये मानकर चलो कि मैं अकेला जा रहा हूं, जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मानकर चलते हैं कि मेरे खुद के 11 बच्चे हैं। अब सभी बच्चों ने देखा हमारे पापा आ गए कुछ लेकर आए होंगे, काफी दिनों के बाद आए हैं, तो सभी बच्चे मेरे अराउंड इकट्ठे हो गए। अब सोचो, पहले कंपैरेटिवली अब मेरा रिजल्टिंग साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यही कंसेप्ट लिथियम 1+ का होता है। जब हम उसको किस में डालते हैं, पानी में, सभी वाटर मॉलिक्यूल्स उसको ऐसे पकड़ने के लिए पीछे ढूंढते हैं, उसके भागते हैं, जैसे मानकर चलो कि शहद के ऊपर मक्खियां मंडरा रही हो, ऐसे। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, उसकी हाइड्रेशन पावर, हाइड्रेटेड कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, लिथियम 1+ का एक्वस फॉर्म में हाइड्रेटेड साइज सोडियम 1+ के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पेयर भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे एटॉमिक फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे इन्होंने पैर में नहीं दिया हुआ एक्वस, तो ये मानकर चलते हैं गैसेस फॉर्म। तो चेक कीजिए टोटल अपने पास कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4। सो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन, 6th क्वेश्चन, चूज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, इसमें टोटल स्टेटमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 में से कितनी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगी। अब सोचो, अगर हर एक कंसेप्ट अच्छे से हमने रिकैप किया है इस वीडियो में बैठने से पहले, तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी होगा और मेरे समझाने से पहले आपका सही भी हो सकता है। अदरवाइज आपने हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है कि मैं उसको कैसे इलैबोरेट कर रहा हूं, कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं। देखो, पहली स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज हायर देन दैट ऑफ बेरिलियम। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि बोरॉन एंड बेरिलियम नेबरिंग एलिमेंट्स, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। चाहे बोरॉन में 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से ज्यादा है, लेकिन बच्चों बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, बोरॉन की बच्चों 1s2 2s2 2p1। एक तो बेरिलियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 2s में से निकल रहा है, दैट इज फुली फिल्ड। दूसरा बेटा, जो 2p का इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो रहा है, शील्ड हो रहा है। शील्ड होने से रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसलिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉन इजीली नॉकआउट हो सकता है। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा है, तो ए ऑप्शन क्या होगी, गलत। बी में क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट, बिल्कुल गलत। 16 ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, सल्फर की, फिर उसके बाद सिलीनियम, देन टेल्यूरियम, फिर आता है ऑक्सीजन। मींस 16 ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। अदरवाइज हैलोजेंस के केस में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या कंसेप्ट स्टडी किया कि पहले क्या आता है बच्चों, क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। मींस सेकंड पीरियड का एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन ऑक्युपाइज सेकंड पोजीशन, लेकिन ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन पे जाता है। इसको भी मैंने एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस काफी प्रीडोमिनेट फैक्टर में नजर आती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। सी 4s2 3d3 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 2+। सही है ये। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 25। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। तो बताइए, अगर मैं मैंगनीज 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखूं तो क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो भी 4s में से निकलेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s2। तो यहां पे लिखा है 4s2 3d3, रॉन्ग। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही। क्योंकि एक ही पेरेंट एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली बाहर निकालते हैं तो वैसे वैसे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। सोडियम में से वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या एक्वायर कर लेगा,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको सोडियम के फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा जंप नजर आएगा क्योंकि सोडियम के अंदर सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज वेरी वेरी हाई देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, अभी मैंने डिस्कस किया आपके पास कि जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करेगा तो कभी भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ। गलत बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, नो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मीनिंग क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ। तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन सेकंड केस के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की बात हो रही है। ठीक, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जी में कार्बन से C से C2 प्लस चेंज इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन। बिल्कुल गलत बेटा, ये टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहां पे हम टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे, जिसमें इसको लिखना चाहिए था IE1 प्लस IE2, लेकिन ये सिर्फ यहां पे किसकी बात कर रहा है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर फिर भी स्टेटमेंट को सही बनाना था तो यहां पे इसने कार्बन की जगह क्या दिखाना था? C1 प्लस। अगर C1 प्लस होता तो भी सही होता, या फिर यहां पे ये क्या दिखाता? IE1 प्लस IE2। H आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हीलियम से हीलियम 1 नेगेटिव, मतलब अगर आप हीलियम को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, हाइपोथेटिकली मानकर चलते हैं, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बेटा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी तभी रिलीज होगी ना जब इलेक्ट्रॉन लेने की उस पेरेंट एटम की इच्छा होगी। हीलियम की कहां इच्छा होगी? पहले तो बेचारा हीलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, ओनली एक शेल, के शेल, उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फुल्ली फिल्ड, तो कहां इलेक्ट्रॉन हीलियम लेने की सोच सकता है? सो दैट्स व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड मीन यहां पे डेल्टा EGH की वैल्यू बेटा क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो 2 स्टेटमेंट सही होगी। लास्ट पे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ O से O2 नेगेटिव इज एक्सोथर्मिक। ऐसा क्वेश्चन भी हमने स्टडी किया था जिसमें मैंने क्लोरीन से Cl1 नेगेटिव बताया था एक्सोथर्मिक, और ऑक्सीजन से O2 नेगेटिव बताया था एंडोथर्मिक। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें पहला स्टेप तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रल, और ऑक्सीजन को भी मालूम है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और मैंने स्टेबल होना है। लेकिन जैसे ही फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, और स्टेप 2 का जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो स्टेप 1 के एक्सोथर्मिक प्रोसेस से कहीं ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मींस स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाने के बाद जो फाइनली प्रोसेस आता है वो हमारे पास क्या आता है? एंडोथर्मिक। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सोथर्मिक। सो यहां पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है। सो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 2। इस वीडियो में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपसे 6 क्वेश्चंस रूबरू हर एक कंसेप्ट को टच करते हुए एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस आप पार्ट 2 में भी देखेंगे। सो तब तक के लिए बच्चों खुश रहें, बने रहें। सुक्री सर हमेशा बच्चों के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,